विजार्ड स्टडीज़ में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी ने ग्रीन एनर्जी या हरित ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा इनके बारे में डिफरेंस पढ़ा था। उसमें मैंने कहा था कि उसके जितने पार्ट्स होते हैं, चाहे भूतापीय ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, परमाणु ऊर्जा हो, ये जितने टाइप्स थे उन सभी पे मैं अलग अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। उसी का ये पहला भाग है भूतापीय ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा में सबसे पहले आपको जो जानना है कि भूतापीय ऊर्जा होता क्या है। भूतापीय ऊर्जा सबसे पहले ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ये तो बता चुके हैं। इसका संबंध पृथ्वी के कोर से है। पृथ्वी के कोर से कहने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर हाई होने का कारण क्या है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब आप समझ जाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि भूतापीय ऊर्जा कहाँ से आती है। भूतापीय ऊर्जा में ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 3 लेयर हैं। सबसे ऊपर वाला ये लेयर है जिस पे हम आप रह रहे हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी कहते हैं। उसके नीचे का ये पार्ट जो है ये मेंटल कहलाता है और ये दोनों पार्ट कोर कहलाता है। कोर का ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। ये ठोस अवस्था में है, ये कुछ पिघले हुए अवस्था में है, यानी कि प्लाज्मा से भी कुछ गाढ़ापन ज़्यादा है और ये लगभग प्लाज्मा जैसी स्थिति है। और ये जो हिस्सा है, जो क्रस्ट का पार्ट है, ये लगभग 32 से 40 किलोमीटर के आसपास का इसका एक औसत इसकी मोटाई है। इसी लेयर में यहाँ देखें कि ये मेंटल के बाद वाला जो हिस्सा है, ये मेंटल की लेयर जहाँ समाप्त होती है और ये जो हिस्सा है क्रस्ट का, उसी क्रस्ट वाले हिस्से से हो करके यहाँ पे कई लेयर मिलते हैं। उन्हीं लेयरों में कई जगह जल के स्रोत हैं और उन जल के स्रोतों का संबंध अगर कहीं पे किसी ज्वालामुखी विस्फोट से है, मान लीजिए यहाँ से कभी कोई ज्वालामुखी निकली होगी, तो इस ज्वालामुखी वाले हिस्से का ये हिस्सा बंद हो गया, लेकिन यहाँ से एक भूगर्भिक हलचल हुए तो किसी प्रेशर से यहाँ का पानी का दबाव लगातार बना रहा, तो ये पानी के गर्म जल स्रोत चूँकि आंतरिक हिस्से से हो करके आ रहे हैं, तो ये मेंटल के लगभग नज़दीक हैं, तो यहाँ के टेम्परेचर जो ज़मीन का होगा यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से यहाँ से जब वो ऊपर आएगा तो वो गर्म जल का स्रोत लेकर के आएगा। इन्हीं गर्म जल के स्रोतों को बिजली बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि ज़मीन के अंदर की जो भूतापीय ऊर्जा है उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए, ये गर्म जल के स्रोत हैं, जो ज़मीन के नीचे से पानी का प्रेशर है वो गर्म जल बाहर निकल रहा है। इसी का इस्तेमाल हम भूतापीय ऊर्जा में करते हैं। पृथ्वी के कोर और सतह के तापमान में जो अंतर है, उसी अंतर के वजह से ये भूतापीय ऊर्जा, ये गर्म जल के स्रोत की गर्मी बनी रहती है। और ये गर्मी जैसे जैसे वो कोर की तरफ आएंगे वैसे वैसे संवहन क्रिया से ये ठंडी होती है पृथ्वी, और आज भी ठंडी होती जा रही है। तो ये जो डिफरेंस है, यही भूतापीय ऊर्जा का एक स्रोत है। आगे देखें कि भूपर्पटी की जो चट्टान है उसमें अधिकतम 370 डिग्री तक सेल्सियस पहुंचने की संभावना रहती है, कि टेम्परेचर 370 डिग्री तक जा सकता है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पूरे भारत में लगभग 340 गर्म पानी के झरने पाए हैं। और भारत के 5 जो राज्य हैं वो भूतापीय प्रांत कहलाते हैं, जहां और कई भूतापीय झरने भी मौजूद हैं। भारत में भूतापीय संसाधनों का मानचित्रण GSI द्वारा किया गया और इससे अनुमान से पता चला है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 10 गीगावाट भूतापीय बिजली की क्षमता भारत में मौजूद है। अब भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो इसमें जो ज़मीन के नीचे की जो गर्मी है, जो गर्म जल के स्रोत हैं, यहाँ पे कुएं खोदे जाते हैं और कुएं खोद करके और प्राकृतिक रूप से होने वाली गर्मी चट्टान और पानी की पारगम्यता या उन्नत भूतापीय प्रणालियों के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हाइड्रोलिक उत्तेजना, हाइड्रोलिक स्टिमुलेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से भूतापीय संसाधनों को बढ़ाते या बनाते हैं। और इसका प्राकृतिक हो या उन्नत बिजली जनरेटर से जुड़े टरबाइन उसे चलाते हैं। ये भूतापीय संसाधन है। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि मान लें इस तरीके से कोई लेयर है, उस लेयर के ऊपर वाले लेयर में यहाँ पे हम लोग हैं, इस वाले हिस्से में हम लोग हैं, और यहाँ अगर गर्म जल के स्रोत हमें पता चले और ये दरारों से, विभिन्न दरारों से अगर वो जल नहीं निकल रहा है तो भाप भी कहीं कहीं निकलते हैं, जिसको धुआंरे कहा जाता है, पढ़े होंगे। तो ज्वालामुखी कहीं पे था या चट्टानी दरारें कहीं थी जहाँ से भाप निकल रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ से दूसरे एरिया से कहीं से जल का एक ठंडा स्रोत डाला जाता है। ठंडा जल जैसे ही डालेंगे इसमें तो काफ़ी तेज़ी से इसमें भाप बनेगा।
और इस भाप का इस्तेमाल करके जो टरबाइन है उस टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली बनाया जाता है। ये भी एक तरीका है। आगे देखें कि बिजली उत्पादन में भूतापीय ऊष्मा का पहला प्रयोग इटली 1904 में इटली के लार्डरेला में किया गया था और आगे तो कई सारे देश अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखें कि भूतापीय बिजली संयंत्र 3 अलग अलग डिजाइन के होते हैं, एक सूखी भाप, एक फ्लैश और बाइनरी। सबसे पुराना प्रकार है सूखी भाप, जो टरबाइन चलाने के लिए सीधे ज़मीन की दरारों से भाप लेता है। ज़मीन की दरार से अभी जैसे बताया कि कोई ज़मीन कहीं पे फटी है और दरारों से भाप निकल रहे हैं, तो वहाँ से और भाप निकालने की कोशिश करते हैं और भाप जैसे ही वो निकलता है उसको कैप्चर करके उसी से टरबाइन घुमाते हैं, उसी से बिजली तैयार होता है। फ्लैश प्लांट भूमिगत से उच्च दबाव वाले गर्म पानी को खींचते हैं और इसे ठंडे कम दबाव वाले पानी के साथ मिलाते हैं और यह बदले में भाप बनाता है, जिसका उपयोग टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। जैसे पानी कहीं से निकल रहा है, जैसे मणिकर्ण है भारत का, तो मणिकर्ण गर्म जल के स्रोत हैं, वहाँ के गर्म जल के स्रोत ऊपर निकले हुए हैं। तो उस गर्म जल के स्रोत में जब ठंडा जल मिलाएंगे तो उससे जो भाप निकलेगा उस भाप को कैप्चर करके और लगातार उस भाप का प्रेशर तैयार करेंगे और उसी प्रेशर से टरबाइन घुमा करके बिजली तैयार किया जाएगा। ये एक उदाहरण समझाए। तीसरा बाइनरी प्लांट, गर्म पानी का उपयोग एक द्वितीयक द्रव से होकर गुजरता है, इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। द्वितीयक द्रव को वाष्प में बदल दिया जाता है जो टरबाइन चलाता है, यानी कि कोई गर्म ऐसे द्रव उसमें मिक्स किए जाते हैं जिससे पानी खौलने लगे, भाप में बदलने लगे, उससे टरबाइन घुमाया जाता है। अधिकांश भूतापीय संयंत्रों के बाइनरी प्लांट होने की उम्मीद है भविष्य में, यानी कि ये सबसे आसान स्रोत यही है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा उत्पादक है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा भूतापीय विकास भी है, जो सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया के उत्तर में गीजर में स्थित है। गीजर ये जगह का नाम है, गीजर वो ज्वालामुखी वाले सेक्शन में जो गीजर था वो नाम नहीं है। तो गीजर के नाम गीजर होने के बावजूद यहाँ कोई गीजर नहीं है। गीजर कहा जाता है कि कोई ज़मीन है, इसके नीचे कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो यहाँ से जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ये ज्वालामुखी इस रूप में वो डेवलप हुआ। तो कुछ दिन बाद जब ये ज्वालामुखी विस्फोट नहीं रहा तो यहाँ से गर्म जल के स्रोत आते रहते हैं। तो वही गर्म जल के स्रोत जो अभी पीछे दिखाए थे, वही गर्म जल के स्रोत गीजर कहलाते हैं। तो यहाँ कोई गीजर नहीं है, लेकिन नाम कैलिफोर्निया का गीजर शहर है जहाँ सबसे बड़ा भूतापीय संयंत्र लगा हुआ है। और इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा गर्म पानी के बजाय भाप है। यहाँ से भाप का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने में। पहला बिजली उत्पादन कुआं 1924 में खोदा गया और 1950 के दशक में और अधिक कुएँ खोदे गए और 70 के दशक तक और आगे विकास हो गया। आइसलैंड जैसे अन्य देश भूतापीय संसाधन दोहन के लिए अच्छी स्थिति में है। आइसलैंड का अगर न्यूज़ सुन रहे होंगे तो अभी वहाँ एक ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ है। उद्भेदन ही कहेंगे उसको, विस्फोट नहीं कहेंगे, क्योंकि उद्भेदन का मतलब है कि ऐसे निकलना, छेद करके निकलना। तो वहाँ चट्टानी दरारों से लगातार जैसे कि मलबा बहता है, वैसे ही वो ज्वालामुखी का लावा बहता हुआ अभी आया था, वीडियो आया था, उसमें देखा गया था कि वो कैसे ज्वालामुखी का लावा बह रहा है वहाँ। तो आइसलैंड के पास भूतापीय ऊर्जा के काफ़ी स्रोत हैं। ज्वालामुखी का संबंध वहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने 1907 से इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था और 25 सक्रिय ज्वालामुखी और 600 गर्म झरनों के साथ आइसलैंड 25% ऊर्जा भूतापीय संयंत्रों से रहा है। तो यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, भूगर्भीय हलचल यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई दूसरा देश होता तो वो उसे आपदा समझते, लेकिन उस आपदा में भी वो उसका इस्तेमाल ऊर्जा संसाधन में कर रहा है। तो लगातार उस भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है आइसलैंड। भूतापीय ऊष्मा संसाधन के 2 बुनियादी प्रकार हैं। एक हाइड्रोथर्मल ऊष्मा स्रोत। हाइड्रोथर्मल ऊष्मा स्रोत का एक तरीका ये है कि जैसे मान लें कि कोई समुद्र के नीचे या कहीं भी कोई ज्वालामुखी का लावा खौल रहा है, जैसे ये देखें, ये ज्वालामुखी है, इसका लावा खौल रहा है। अब ऐसे जगहों से जब भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना हो तो यहाँ क्या करते हैं कि एक पाइपलाइन यहाँ डाला जाता है और जहाँ ज़मीन के नीचे हमें उस ढंग का ज्वालामुखी का स्रोत दिखाई दे रहा है, मान लीजिए समुद्र के नीचे भी इस ढंग के क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ लगातार ज्वालामुखी का लावा निकलता रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या करेंगे कि एक पाइपलाइन डालेंगे। पाइपलाइन में एक इस टाइप से यू आकार का डाल रहे हैं, यहाँ से ठंडा जल नीचे की ओर डालेंगे और यहाँ से गर्म जल का स्रोत निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके सामान्य तरीके से यहाँ से जल डाल रहे हैं और यहाँ से गर्म होकर के निकल रहा है। तो इस साधारण से तरीके से पानी को गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर लेंगे भूतापीय ऊर्जा बनाने में। तो ये हाइड्रोथर्मल ऊष्मा स्रोत कहलाता है।
और दूसरा प्रकार है कि जहाँ कहीं से भाप, अभी बताया कि दरारों में कहीं से भाप निकलता दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ से भाप निकल रहे थे, तो यहाँ से कहीं से ठंडा जल हम डालेंगे और ठंडे जल के संपर्क में आकर के यहाँ से काफ़ी मात्रा में भाप और निकलेगा, और उसी का प्रेशर से इस्तेमाल करके यहाँ हम कोई संयंत्र लगा देंगे और यहीं से इसमें डाल करके और उसी भाप से हम बिजली तैयार करेंगे। तो ये दो तरीके हैं जो सामान्य तौर पर भूतापीय ऊर्जा में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, और साधारण तरीके से यही दो तरीके आज इस्तेमाल हो रहे हैं और लगभग सभी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत में भूतापीय ऊष्मा क्षेत्र के, भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र के कई सारे क्षेत्र हैं, जिसमें पुगा, ये सारे नाम आप याद रखिएगा। मणिकर्ण सबसे फेमस है, पुगा घाटी, और ये सब क्षेत्र जो हैं इसको एक मैप में हमने दर्शा दिया है। ये देखें, ये सारे क्षेत्र हैं, ये मणिकर्ण है, ये पुगा घाटी है, तो ये सब आप देख लेंगे और इसे याद रखिएगा। इन्हीं राज्यों को भूतापीय राज्य कहा जाता है। इन सब में ही भूतापीय ऊष्मा ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लोकेशन के हिसाब से भी आपको याद रखना है कि ये एरिया आपको याद रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ छत्तीसगढ़ वगैरह, और थोड़े थोड़े उड़ीसा में भी और इसमें भी पाए जाते हैं। और हिमालयी क्षेत्र जो हैं ये भूगर्भिक हलचल से इनका करीबी संबंध है, इस वजह से यहाँ तो भूतापीय ऊष्मा के काफ़ी संभावना रहते ही हैं, क्योंकि ये भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के जॉइंट पर स्थित है। इस वजह से यहाँ पे भूतापीय ऊष्मा के काफ़ी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ये था भूतापीय ऊष्मा। तो अगले वीडियो में फिर नए टाइप के जो भी हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो या बायोफ्यूल हो या जो भी हो, अगला वीडियो अगले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।